तीसरी क्लास है मेडिसन की। तो जितनी टॉपिक्स मैंने पढ़ाए हैं, जितनी पॉइंट्स मैंने बताए हैं, ये याद रखेंगे। ये मेडिसन के लिए काफ़ी है। अगर आप लोगों ने मेरे लेक्चर अच्छे से सुने हुए हैं और साथ में ये पॉइंट्स कर लेते हैं तो आप लोगों का एग्ज़ाम बहुत अच्छा होगा। अगर सर्जरी के 48 आते हैं, मेडिसिन के आप लोगों के 52 आते हैं, तो मैं 100% लेकर हूँ आप लोग 85-90 तक मार्क्स लेंगे अगर ये अच्छे से कर लेते हैं तो। ठीक है, तो ये चीज़ें करनी ज़रूर हैं क्योंकि ज़्यादातर जो आप लोगों को चीज़ पास करेगी वो मेडिसिन और सर्जरी करेगी। तो कोशिश करनी है, इनको अच्छे से करना है और ये पॉइंट्स और लेक्चर देख के जाने हैं। ठीक है, तो अभी आप लोगों के पास टाइम है, मेडिसिन और सर्जरी को रिवाइज भी कर सकते हैं, याद भी कर सकते हैं। ठीक है, और बाकी जो लास्ट पेपर हुआ था वो मैं कोशिश करता हूँ आप लोगों को शेयर करूँ, तो वो भी एमसीक्यूज़ की जो डिस्कशन होगी मैं आप लोगों को शेयर करूँगा। ठीक है, हेरेडिटरी स्फेरोसिटोसिस ये एक विरासती बीमारी होती है। ठीक है, इसमें जो होता है ना, आप लोगों के आरबीसीज की जो स्ट्रक्चर होती है वो क्या हो जाती है, एबनॉर्मल हो जाती है। नॉर्मल जो स्ट्रक्चर होती है आरबीसीज की वो बाई कनकेव स्ट्रक्चर होती है, बाई कनकेव। ठीक है, बाई कनकेव स्ट्रक्चर होती है, याद रखना है। तो इसमें क्या हो जाता है, स्फेरोसिटोसिस हो जाती है स्ट्रक्चर जब हेरेडिटरी स्फेरोसिटोसिस होता है। ठीक है, ये ऑटोसोमल डोमिनेटेड डिफेक्ट होता है जो कि आरबीसीज की स्ट्रक्चर नॉर्मल नहीं रहती। ठीक है, तो डिफेक्ट आरबीसीज मेम्ब्रेन स्केलेटन का, इसमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन डैमेज होगी। ठीक है, क्योंकि आरबीसीज की स्ट्रक्चर जब मेंटेन नहीं रहेगी तो जो आरबीसीज का स्केलेटन है वो भी क्या हो जाएगा, एबनॉर्मल हो जाएगा। उसकी फिर डिस्ट्रक्शन जो होगी वो ज़्यादा होगी, हेमोलिसिस होगी। तो इसमें कौन से 3 प्रोटीन्स होती हैं जो कि स्ट्रक्चर को बनाती है आरबीसीज की, इसके अंदर है ये एक स्पेक्ट्रम। ये बहुत इंपॉर्टेंट, एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आता है, हेरेडिटरी स्फेरोसिटोसिस मोस्ट कॉमनली किस डिफेक्ट की वजह से होता है, वो होता है स्पेक्ट्रम। ठीक है, सब कुछ भूल जाना, स्पेक्ट्रम ना भूलना। इसके बाद इंटेरन आ जाता है, ये भी एक प्रोटीन है। इसके अलावा जो होती है बैंड 3 होता है। ठीक है, इंटेरन का बैंड 3 प्रोटीन होता है। इसके अलावा प्रोटीन 4.5 भी है। ठीक है, ये सारी जो होती हैं ये आप लोगों के आरबीसीज में बैंड के स्केलेटन को बनाती हैं, लेकिन इसमें ज़्यादातर जो इम्पोर्टेंट है वो स्पेक्ट्रम है। इसके बाद लीड टू स्फेरोसाइट शेप ऑफ आरबीसीज। ठीक है, तो इसके बाद आप लोग इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस में ये याद रखें, ऑस्मोटिक फ्रेजाइलिटी टेस्ट करवाते हैं, क्विकली रप्चर आरबीसीज इन हेपोटोनिक वाटर सोल्यूशन। जो हेपोटोनिक वाटर सोल्यूशन होता है, ठीक है, तो उसमें आप लोग आरबीसीज को डालेंगे तो वो जल्दी टूट जाएगा। ठीक है, नॉर्मली जो आरबीसीज टूटता है वो 7 से 9 मिनट्स के अंदर अंदर ही रप्चर होता है, लेकिन ये 3 से 4 मिनट्स के अंदर ही रप्चर हो जाता है। और ट्रीटमेंट में आप लोग ने याद रखना है, ट्रीटमेंट में हम स्प्लीनेक्टमी करेंगे। ये क्या है, ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस है हेरेडिटरी स्फेरोसिटोसिस की। जो आरबीसीज की नॉर्मल लाइफ होती है वो 120 डेज होती है। ठीक है, जब आप लोगों का हेरेडिटरी स्फेरोसिटोसिस होता है तो उसमें आरबीसीज की जो लाइफ है वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है, डिस्ट्रक्शन हो जाती है। जब स्प्लीन में से आरबीसीज गुजरेंगे तो स्प्लीन क्या करेगी, स्ट्रक्चर नॉर्मल है नहीं, स्प्लीन इसको क्या समझेगी, फॉरेन बॉडी, तो इसको डिस्ट्रॉय करना शुरू कर देती है। ठीक है, तो पेशेंट फिर किस चीज़ के साथ आएगा, हेमोलिसिस के साथ आएगा, एनीमिया के साथ आएगा। तो ये याद रखना है, इसलिए हमें इसमें स्प्लीनेक्टमी करेंगे। इसके बाद आ जाता है एक्यूट लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकीमिया, जिसको हम ALL कहते हैं, ALL, क्योंकि ये यंग एज में होता है, लेस देन 15 ईयर की एज में। ठीक है, ये याद रखना है, ALL कब होता है, लेस देन 15 ईयर की एज में। एज बड़ा मैटर करती है ALL और AML के लिए, क्योंकि ये दोनों एक जैसे होते हैं और बस एज से ही हम इनको पहचान सकते हैं। तो सिम्टम में रेज्ड TLC मिलेंगे, इंक्रीज लिम्फोब्लास्ट मिलेंगे, क्योंकि इसमें क्या होता है, लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकीमिया तो लिम्फोसाइट रेज्ड मिलेंगे, और साथ में मीडियास्टिनल मैस होता है, क्योंकि लिम्फ नोड इन्वॉल्वमेंट। तो मीडियास्टिनल मैस इसलिए क्योंकि थैमस में सारा सेंटर पड़ा हुआ है लिम्फ नोड का, तो वो क्या हो जाता है, स्वेल हो जाता है। ठीक है, मैस बन जाता है। इसके अलावा पीरियाडिक एसिड शिफ्ट जो होता है ये भी इसमें पॉजिटिव होता है। ठीक है, और जो AML होता है उसमें RRs पॉजिटिव होते हैं। ठीक है, और इसमें क्या होता है, PAS, पीरियाडिक एसिड शिफ्ट, ये याद रखना है आप लोगों ने। इसके बाद आ जाते हैं अक्यूट मेलोइड ल्यूकीमिया। ठीक है, जिसको हम AML कहते हैं। ठीक है, तो इसमें एज जो होगी वो 15 से लेकर 60 ईयर्स की एज होगी। ये एज याद रखनी है आप लोगों ने, वरना ये ल्यूकीमिया सारे आपस में मिक्स हो जाएंगे। तो सिम्टम में पैनसाइटोपिनिया होगा, रेज TL से इंक्रीज सेल टर्नओवर। सेल टर्नओवर का मतलब ये होता है कि जब मैलिग्नेंसी होती है, सेल टर्नओवर करता है, उसकी जो डिस्ट्रक्शन होती है वो ज़्यादा हो जाती है। ठीक है, सेल की भी नॉर्मल स्ट्रक्चर ही नहीं रहती, सेल क्या हो जाता है, स्वेल हो जाता है। तो इसमें क्या होता है, मेलोइड ल्यूकीमिया होता है। ठीक है, मेलोसाइट्स की इन्वॉल्वमेंट होती है। RRs आते हैं, ये एग्जाम में क्वेश्चन आता है, RRs किस में आते हैं, AML में आते हैं। ठीक है, और मेलो पॉराक्सीडेज उसमें क्या था,
PSA पॉजिटिव, इसमें मेलोपेरोक्साइटिस पॉजिटिव होता है। ये याद रखना है, दोनों में फ़र्क। इंक्रीजिंग सर्कुलेटिंग मेलोब्लास्ट, उसमें क्या था, लिम्फोब्लास्ट है, इसमें क्या है, मेलोब्लास्ट है, ठीक है। और AML जो होता है इसकी सब टाइप भी होती है, M1, M2, M3, M4, M5, M6 तक होता है, ठीक है। ये M1 से लेकर M6 तक होता है, ठीक है। तो जो M3 होता है ये आप लोगों को DAC को लीड करता है। एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि कौन सा एक्यूट माइलोइड ल्यूकीमिया होता है जो कि आप लोगों के DAC को लीड करता है। एक्यूट प्रोमाइलोसाइटिक ल्यूकीमिया जो होता है M3, ये आप लोगों को DAC करवाता है, ठीक है। ये क्या होता है, डिससेमिनेटेड इंट्रावेस्कुलर कोगुलोपैथी होती है। इसमें आप लोगों के प्लेटलेट्स कम होते हैं, ठीक है, प्लेटलेट्स डिस्ट्रक्शन हुई होती है, वेसल वाल की इंजरी हुई होती है, ठीक है। और साथ में आप लोगों को क्या मिलता है, क्लाटेलेट्स, जो क्लटिंग फैक्टर्स है वो भी डिफेक्टिव होते हैं, इसलिए ब्लीडिंग होती है, ठीक है। DAC में आप लोगों को सारे जो कोगुलेशन प्रोफाइल होगी वो डिरेंज होगी, ये याद रखना है। तो इसके बाद क्रोनिक लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकीमिया, तो इसमें आप लोग ये याद रखें मोर देन 60 ईयर्स की एज में होता है, और मोस्ट कॉमन अडल्ट में तो मेच्योर लिम्फोब्लास्ट होते हैं, ठीक है, मेच्योर लिम्फोब्लास्ट। ये क्या है, ये CLL है, ठीक है, ये CLL है। और इसमें समाज सेल्स हैं, ठीक है। इसमें के अंदर क्या होता है, CLL के अंदर समाज सेल, सब कुछ भूल जाओ ना, समाज सेल नहीं भूलना, क्योंकि ये किस में होते हैं, CLL के अंदर। और ये किस एज में होता है, मोर देन 60 ईयर की एज में होता है, ठीक है। कोई ल्यूकीमिया दे दें, समझ नहीं लग रही, एज मोर देन 60 ईयर है तो फिर CLL लगाना है, ठीक है। और इसकी ट्रीटमेंट में हम देंगे एब्रोटीनेब, एब्रोटीनेब, ठीक है। जो इमाइटिनेब होता है ये आप लोग उसमें देते हैं, CML में देते हैं, ठीक है। ये एब्रोटीनेब है, ठीक है, IBRUTINIB, एब्रोटीनेब, ठीक है। ये याद रखना है, इसकी ट्रीटमेंट में हम देंगे, ये फर्स्ट लाइन है, ठीक है, ये फर्स्ट लाइन है ट्रीटमेंट इसकी। चलें इसके बाद हम आगे देखते हैं CML। CML में क्रोनिक माइलोइड ल्यूकीमिया होता है। इसमें क्या होता है, मैसिव स्प्लेनोमेगाली, बेसोफिलिया होता है, ठीक है। बेसोफिलिया ट्रांसलोकेशन जो 9 से लेकर 22 तक होती है, और इसमें क्या होती है, नियर BCR जीन, ठीक है। ट्रांसलोकेशन 9 to 22 नियर BCR जीन, ये याद रखना है आप लोगों ने। और फिलाडेल्फिया क्रोमोसोम होता है, इसमें क्या होता है, फिलाडेल्फिया क्रोमोसोम। मैसिव स्प्लेनोमेगाली होगी और बेसोफिलिया हो गया, ठीक है। ट्रांसलोकेशन आप लोगों को याद रखिए 9 से लेकर 22। ये ज़्यादा एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि CML की जो ट्रांसलोकेशन वो कौन सी होती है, 9 से लेकर 22 तक होती है, ठीक है। ये 9 से शिफ्ट हो जाता है 22 के ऊपर, नियर BCR जीन, ठीक है। और इसमें दो चीज़ें एग्जाम में पूछते हैं, एक तो ये ट्रांसलोकेशन, दूसरी पूछते हैं फिलाडेल्फिया क्रोमोसोम किस में आता है, ठीक है। तो ये CML, और इसमें जो एज होगी आप लोगों की 6 ईयर, ठीक है, ये 6 ईयर के बीच में ही होता है, ठीक है। एज 60 ईयर से मोस्टली जो भी मैंने एग्जाम में क्वेश्चन देखे 60 से कम थी, ठीक है। लेकिन उसमें फिलाडेल्फिया क्रोमोसोम या ट्रांसलोकेशन वगैरह दे देते हैं, तो इसको मिक्स ना करना बाकियों के साथ। और इसकी ट्रीटमेंट याद रखना है आप लोगों ने, इमाटिनेब, ठीक है, टीनेब, ठीक है, TINIB, इमेटिनेब। इसके बाद लिखें बर्किट सेल लिम्फोमा। बर्किट सेल लिम्फोमा में आप लोग ये याद रखें, ये बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम के लिए। तो ट्रांसलोकेशन क्या है, 8 से क्या है, 14 है। और मैकजीन, ठीक है, वो BCR जीन के ऊपर थी, ये मैकजीन के ऊपर। मोस्ट कॉमन काज एब्स्टीन बारवारिस है और एड्स है, ठीक है। स्टेरिस के पेरेंट्स, ये एग्जाम में क्वेश्चन आता है, ठीक है। जो बर्किट सेल लिम्फोमा होता है वो किस वायरस से होता है, एब्स्टीन बारवारिस से और एड्स से। फिर पूछते हैं कि इसकी ट्रांसलोकेशन क्या है, 8 से 14 है। फिर पूछते हैं स्टेरिस के पेरेंट किस में आता है, ये आप लोगों को बर्किट सेल लिम्फोमा में आता है, ठीक है। ये 3 MCQs बनती हैं इसके ऊपर, ठीक है, इसको मिक्स ना करना। फिर होजकिन लिम्फोमा आ जाता है, इसमें रीड स्टर्नबर्ग सेल, पे न्यूक्लिएटेड न्यूक्लियाई होते हैं, ठीक है, एसोसिएटेड विद CD15 और CD13। सब कुछ भूल जाना, रीड स्टर्नबर्ग सेल ना भूलना, क्योंकि ये एग्जाम में MCQs आती है, पूछते हैं ये किस में आता है, होजकिन लिम्फोमा में, ठीक है। और बाई न्यूक्लिएटेड न्यूक्लियस, ठीक है, रीड स्टर्नबर्ग सेल का मतलब भी यही होता है कि बाई न्यूक्लिएटेड न्यूक्लियस होता है, एक न्यूक्लियर तो उसकी 2 आँखें होती हैं, और एसोसिएट करता है CD15 और 30 के साथ। और मोस्ट कॉमन जो टाइप है इसकी नोड्यूलर स्क्लेरोसिस, ये भी एग्जाम में क्वेश्चन आता है। मोस्ट कॉमन टाइप क्या है, नोड्यूलर स्क्लेरोसिस। और इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस क्या है, लिम्फ नोड बियोप्सी, क्योंकि लिम्फ नोड की ही मैलिग्नेंसी होजकिन लिम्फोमा, तो लिम्फ नोड की बियोप्सी लेंगे, ये एग्जाम में क्वेश्चन आता है, ठीक है। ये 3-4 MCQs बनते हैं एग्जाम में, ठीक है, होजकिन लिम्फोमा के ऊपर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जब हमने एनएलई दिया था उसमें भी था, उसके बाद भी एनएलई है, उसमें भी MCQs आई हुई थी, ठीक है। इसके बाद आ जाते हैं मल्टीपल मेलोमा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मल्टीपल मेलोमा जो होता है ये आप लोगों के प्लाज्मा सेल से ओरिजिनेट करता है, ठीक है। ओवर प्रोडक्शन ऑफ मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज
मोस्ट कॉमन IgG 70% और IgA 30%। ज़्यादा एग्जाम में पूछते हैं कि कौन सी एंटीबॉडीज़ होती हैं जो मल्टीपल मिलोमा में होती हैं। IgG 70% होती है, ठीक है। और ये कहाँ से ओरिजिनेट करे? प्लाज्मा सेल से। ये भी याद रखना है। इट इज़ प्रोलिफरेशन ऑफ बी लिम्फोसाइट्स डेराइव्ड फ्रॉम प्लाज्मा सेल्स। ये एग्जाम में क्वेश्चन आता है, क्योंकि जो प्लाज्मा सेल होता है वहाँ वही आप लोगों की एंटीबॉडीज़ बना रहा होता है। इसमें होता क्या है? एक ट्रेड याद रखना है मल्टीपल मिलोमा का। ये एग्जाम में केस देते हैं, केस में आप लोगों को ट्रेड दे देंगे। हाइपर कैल्सीमिया, रेनल इन्वायरमेंट हो, रेनल फेलियर हो, या रेनल क्रिएटिनिन ज़्यादा दे दें, साथ में अनीमिया हो, बैक पेन हो, ये अगर 4 चीज़ें मिल रही हैं तो केस है मल्टीपल मिलोमा का। फिर एक्सरे करेंगे, पंच्ड आउट लेटिक लीजन। पंच्ड आउट लेटिक लीजन ऐसे लगता है कि वर्टिब्रा के ऊपर किसी ने पंच मारा है, ठीक है। और बोन मैरो एनालिसिस करेंगे, मोर देन 10% मोनोक्लोनल प्लाज्मा सेल्स कंटेनिंग IgG। और ट्रीटमेंट में हम कीमोथेरापी करेंगे, ये याद रखना है आप लोगों ने, ठीक है। और इसके बाद एरिथ्रोब्लास्ट फिटेलिस होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी आप लोगों ने पढ़ा हुआ है, कोई न्यू चीज़ नहीं है। तो इसमें आप लोगों को पता है टाइप 2 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन होता है, ठीक है। टाइप टू ठीक है, हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन होता है। इसमें होता क्या है? RH इनकम्पेटिबिलिटी बिटवीन द मदर एंड चाइल्ड लीडिंग टू मैटरनल anti-RH एंटीबॉडीज, ठीक है, जिसमें IgG बनती है। ये एग्जाम में क्वेश्चन आता है। जो एरेथ्रोब्लास्ट फिटेलिस होता है, इसमें कौन सी एंटीबॉडी होती है? IgG, ठीक है, रिजल्टिंग इन इंट्रायूट्राइन हेमोलाइसिस एंड हेमोलिटिक डिजीज ऑफ न्यूबॉर्न, ठीक है, ये याद रखना है। और इसके बाद टाइप 2 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन होता है। इसमें आफ्टर बर्थ इंजेक्शन एंटी-D विद 72 आवर्स के अंदर देंगे, ठीक है। तो ये भी एग्जाम में क्वेश्चन है। तो कौन सी एंटीबॉडी ऐसी होती है जो को प्लेसेंटा को क्रॉस करती है? वो होती है आप लोगों की IgG, ठीक है। और ये भी एग्जाम में क्वेश्चन आता है, जब एरिथ्रोब्लास्ट फिटेलिस होता है तो उसका रिस्क है, तो ये सेकंड प्रेगनेंसी में ही चांसेस होते हैं, क्योंकि प्लेसेंटा को IgG क्रॉस करता है, तो मिक्सिंग का ब्लड होती है, फिर सेकंड प्रेगनेंसी कंसीव होगी तो उसमें ही ये होता है। तो अगर इस चीज़ का रिस्क है तो फिर हम कौन सा इंजेक्शन देंगे? तो एंटी-D देते हैं, ठीक है, एंटी-D इंजेक्शन देंगे। लेकिन इसकी जो ड्यूरेशन है बर्थ के बाद हम विद इन 72 आवर्स, ये एग्जाम में MCQs आती है, ठीक है। और इसकी जो डोज है 250 है, ठीक है, 250 इंटरनेशनल यूनिट। ये भी एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है, ये याद रखना है, ठीक है, 250 इंटरनेशनल यूनिट। और इसके अलावा न्यूरोलॉजी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। मेमोरी सेंटर ब्रेन का कहाँ है? ये टेम्पोरल लोब के अंदर। ये एग्जाम में MCQs आ चुकी है एक बार, ठीक है। तो NRE में आई थी, MCQs पूछते हैं कि मेमोरी सेंटर वो किस में? टेम्पोरल लोब है। या ये पूछते हैं हिप्पोकैम्पस कहाँ पर है? ये टेम्पोरल लोब के अंदर होता है, ठीक है। फिर शार्ट मेमोरी स्टोर कहाँ पर होती है? प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स, ठीक है। पहले मेमोरी आप लोगों की शार्ट मेमोरी सेंटर में जाती है जो कि प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स में है, ठीक है। और इसके अलावा लॉन्ग टर्म मेमोरी स्टोर होती है हिप्पोकैम्पस के अंदर, जो कि आप लोगों का टेम्पोरल लोब है, ठीक है। शॉर्ट टर्म से फिर लॉन्ग टर्म में ट्रांसफ़र होती है, ठीक है, जब आप सोते हैं। इसके बाद जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम में CSF की प्रोडक्शन होती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में MCQs आती है। CSF की प्रोडक्शन कहाँ होती है? कोरोइड प्लेक्सस में होती है, ठीक है। CSF कितनी प्रोड्यूस होता है? 150 ml तक, ठीक है, एवरेज। और ये भी याद रखना है कि ये लेटरल वेंट्रिकल्स में पहुंचते हैं सबसे पहले। जब भी प्रोड्यूस होगा कोरोइड प्लेक्सस लेटरल वेंट्रिकल में पहुंचेगा, फिर लेटरल से थर्ड वेंट्रिकल में पहुंचता है, ठीक है, तो फोरामेन मोनरो, ठीक है, फोरामेन मोनरो से देन CSF फ्लोज थ्रू द नैरो सेरिब्रल एक्विडक्ट, ठीक है, सेरिब्रल एक्विडक्ट सेल्वियस से ही बहता हुआ ये किस में? फोर्थ वेंट्रिकल्स में पहुंचेगा। ये भी एग्जाम में क्वेश्चन आता है। समटाइम ये भी एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि पेशेंट का थर्ड वेंट्रिकल है, वहाँ पे CSF की एक्यूमुलेशन है, क्या मसला हो सकता है? तो फोरामेन मोनरो डैमेज होगा। अगर आप लोगों को कह देते हैं कि पेशेंट का ये फोरामेन डैमेज हो गया, फिर ये आप लोगों का एक्विडक्ट सेल्वियस से पहुंचा, फिर फोर्थ वेंट्रिकल्स में आ गया, ठीक है। अगर फोर्थ वेंट्रिकल तक CSF नहीं पहुंच रहा तो फिर आप लोगों की जो एक्यूमुलेशन है CSF की, वो कहाँ से होगी? एक्विडक्ट सेल्वियस से ऊपर होगी, ठीक है। तो एग्जाम में ये भी क्वेश्चन पता है, मोस्ट कॉमन CSF का जो पाथवे है वहाँ पे अगर डिफेक्ट है या वो डैमेज हुआ है, वो कौन सा? वो एक्विडक्ट ऑफ सेल्वियस है, ठीक है, ये याद रखना है। इसके बाद देन फ्रॉम फोर्थ वेंट्रिकल से CSF जो हेल्प ऑफ फोरम मलुस्का मेजेंडी से ये पहुंचते हैं सब रेगुलर स्पेस में, ठीक है। ये भी कहते हैं कि फोर्थ वेंट्रिकल में अगर CSF का एक्यूमुलेशन है तो कौन सा पाथवे क्या है? फोरम मलुस्का और मेजेंडी, ठीक है। तो ये देन जो आप लोगों का CSF फिर सब रेगुलर स्पेस में पहुंच जाता है, ठीक है, यहाँ से ड्रेन होता है, ये याद रखना है। ये सारा पाथवे आप लोगों ने याद रखना है। CSF की प्रोडक्शन कहाँ से हुई, फिर ये किस पास में गुजरा, फिर लेटरल वेंट्रिकल में पहुंचा, फिर थर्ड वेंट्रिकल से फोर्थ वेंट्रिकल, फिर फोर्थ वेंट्रिकल से ये सब रेगुलर स्पेस में आया, ठीक है। तो ये आप लोगों ने याद रखना है, ठीक है। ये सारा पाथवे इसको सही से रट्टा लगा लें।
यहाँ से एक दो एमसीक्यू ज़रूर आती है। एक और चीज़ यहाँ से एमसीक्यू ज़रूर बनेगी, ठीक है, ये ज़्यादातर आई के अंदर ही देते हैं, तो ज़्यादातर ये नर्व आप लोगों को याद होनी चाहिए। लास्ट एनआरआई हुआ तो उसमें एक दो एमसीक्यूज़ आई होती, उससे पहले भी एक दो एमसीक्यूज़ आई हुई थी। तो एक्यूलोमोटर नर्व जो कि थर्ड क्रेनियल नर्व है, ये मिड ब्रेन के अंदर लोकेटेड है, ठीक है, ये याद रखना है। जो आप लोगों की थर्ड क्रेनियल नर्व है या फोर्थ क्रेनियल नर्व, ये आप लोगों के दोनों किस में है, मिड ब्रेन के अंदर मौजूद है, ठीक है। और ट्रोक्लिया भी वो आप लोग मिड ब्रेन में, और लेकिन थर्ड क्रेनियल ये याद रखना है, ये आप लोगों को सारे एक ही मसल्स को स्प्ले करिए एक्सेप्ट सुपीरियर ऑब्लिक और लेटरल रेक्टस को। सुपीरियर ऑब्लिक जो होता है फोर्थ से स्प्ले होता है, जो लेटरल रेक्टस है वो सिक्स से स्प्ले होता है, ठीक है। टोसिस हो गया डाउन एंड आउट, गाज हो गया, आई नीचे की तरफ होगी और बाहर की तरफ निकली हुई होगी, प्रोट्रूड होगी, फिर साथ में मिड्रियासिस आता है। एग्जाम में क्वेश्चन देते हैं कि टोसिस प्लस मिड्रियासिस किसका फीचर है, अक्यूलोमेटर नर्व की इंजरी का, ठीक है, या डैमेज का। फिर ट्रोक्लियर नर्व सप्लाई सुपीरियर ऑब्लिक मसल, ठीक है, वर्टिकल डिप्लोपिया होता है, एक हॉरिजॉन्टल होता है एक वर्टिकल, इसमें वर्टिकल डिप्लोपिया होता है, हेड टिल्ट होगा, अनएबल टू डाउन स्टेयर्स या अनएबल टू डाउन द स्टेयर या अनएबल टू रीड द न्यूज़पेपर, ठीक है, अनएबल टू रीड द बुक। इस तरह का क्वेश्चन कोई भी दे सकते हैं। अगर कोई पेशेंट डाउन स्टेयर्स का मसला है, रीड द बुक नहीं कर सकता, ठीक है, तो वो क्या है, आप लोगों को ट्रोक्लियर नर्व डैमेज है। फिर इसके बाद आ जाते हैं एब्ड्यूसेंट नर्व। एब्ड्यूसेंट नर्व जो है वो पॉन्स के अंदर है, ठीक है, पॉन्स में है। आई एब्डक्शन, इसका जो मेन फंक्शन है एब्ड्यूसेंस का, वो आई के एब्डक्शन है। लेटरल रेक्टस को ये क्या करे, सप्लाई हो रही है रेक्टल रेक्टस को, ठीक है, ये याद रखना है कि एब्ड्यूसेंट नर्व लेटरल रेक्टस को सप्लाई कर रही है। और इफ़ डैमेज हुई है, अनएबल टू एबडक्ट द आई, ठीक है, फिर ये होगा पेशेंट बाहर की तरफ देख ही नहीं सकेगा, ठीक है, एबडक्शन ही नहीं होगी। अगर एबडक्शन लास्ट से हॉरिजॉन्टल डिप्लोपिया मिल रहा है तो फिर क्या है, एब्ड्यूसेंट नर्व, ठीक है, इसमें हॉरिजॉन्टल डिप्लोपिया होता है, ये याद रखना, हॉरिजेंटल, ठीक है, ये लिख लें, डिप्लोपिया। इसके बाद आ जाते हैं आगे फेशियल नर्व। जो फेशियल नर्व है इसकी लोकेशन याद रखनी है, ये आप लोगों की पॉन्स के अंदर है, ठीक है, फेशियल नर्व, ये ज़्यादा एग्जाम में क्वेश्चन पूछते हैं लोकेशन। एब्ड्यूसेंट नर्व भी पॉन्स के अंदर है और फेशियल नर्व भी है। ये इसके अलावा इंटरनल अकोस्टिक मैटस हो गया, स्टिलोमास्टोइड फोरामेन से ये पास होती है, ये याद रखना, ठीक है। फेशियल नर्व कहाँ से पास हो, स्टिलोमास्टोइड फोरामेन से ये पास होती है, ठीक है। और फेशियल एक्सप्रेशन का कंट्रोल हो या टेस्ट एंटीरियर टू थर्ड ऑफ द टंग, ठीक है, टेस्ट जो टंग का एंटीरियर टू थर्ड ऑफ द टंग होता है वो किससे सप्लाई हो रहा है, फेशियल नर्व्स, ठीक है, ये याद रखना है। और इसके अलावा अगर ये डैमेज हो जाता है तो फेशियल पाल्सी होगी, बेल्स पाल्सी कहते हैं, लॉस ऑफ टेस्ट एंटीरियर टू थर्ड ऑफ द टंग, जो वन थर्ड होता है, ठीक है, ये आप लोगों की कौन सी नर्व सप्लाई करती है, हैपोग्लोसल नर्व, ठीक है। अगर वन थर्ड आ गया पोस्टीरियर, ठीक है, तो वो हैपोग्लोसल नर्व। ये टेस्ट भी जनरल सेंसेशन दोनों किससे होते हैं, हैपोग्लोसल नर्व से। जो एंटीरियर टू थर्ड है, ठीक है, टेस्ट सेंसेशन एंटीरियर टू थर्ड की वो फेशियल नर्व से होती है, जो जनरल सेंसेशन होती है वो ट्राइजेमिनल नर्व होती है टू थर्ड की, ठीक है, ये याद रखना है। सेंसेशन और टेस्ट का फ़र्क आप लोग याद रखना है। अगर एंटीरियर टू थर्ड दे दें टेस्ट सेंसेशन तो फेशियल नर्व है, अगर अंटीरियर टू थर्ड का जनरल सेंसेशन दे दो फिर ट्राइजेमिनल नर्व, जो कि आप लोगों की पांचवी नर्व है, ठीक है, फिफ्थ क्रेनियल नर्व। इसके बाद आप लोगों ने याद रखना है कि ट्राइजेमिनल न्यूरल्जिया क्या होता है। इसमें इट इज़ इंटेंस प्रोक्सिमल शूटिंग पेन इन द टेरिटरी ऑफ ट्राइजेमिनल पेन, ठीक है, पेन कहाँ होगा, फोरहेड के ऊपर, चीक्स के ऊपर या चिन के ऊपर होगा। इसकी ड्यूरेशन है 1 to 5 मिनट्स होगी, लेकिन ये पेन जो होगा वो अचानक होगा, ठीक है, ड्यूरिंग वॉशिंग, ठीक है, ईटिंग, टॉकिंग या ब्रशिंग, ठीक है, कोई भी काम करते हुए पेशेंट को अचानक ये चिन पर, फोरहेड पर या चिक्स पर शदीद पेन शुरू हो जाएगा, ठीक है। ट्राइजेमिनल जहाँ जहाँ प्ले करते हैं वहाँ पर पेन होगा। इसकी 3 ब्रांचें निकलती हैं, आप लोगों को पता है, ऑफ्थाल्मिक, मैक्सिलरी और मैंडिब्युलर। तो इसमें हम क्या करेंगे, पेशेंट आएगा कहेगा मैं, मुझे बात करते करते मेरे मुंह में दर्द हो गया, फोरहेड पर, चीक्स पर, चिन पर, या कहेगा मैं ब्रश कर रहा था, या कहेगा मैं शेविंग कर रहा था, तो अचानक दर्द शुरू होगा, ठीक है। तो इसमें फर्स्ट लाइन हम क्या दें, कार्बामेज़ेपाइन, ये एग्जाम में क्वेश्चन आता है। फर्स्ट लाइन ट्राइजेमिनल न्यूरल्जिया में कौन सी ड्रग देंगे, कार्बामेज़ेपाइन। कार्बामेज़ेपाइन एक और जगह भी इस्तेमाल होती है, पार्शियल सीजर में, ठीक है, पार्शियल सीजर में, ये भी याद रखना
आप लोगों ने, ठीक है। पार्शियल सीजर ये भी एग्जाम में क्वेश्चन आता है, ठीक है। दो जगहों पर हम यूज़ कर सकते हैं किसको, कार्बामेज़ेपिन को, एक पार्शियल सीजर में और ट्राइजेमिनल न्यूरोलजिया में। यह नाम भूलना, ये एग्जाम में क्वेश्चन आता है। इसके बाद सेकेंड लाइन में फेनिटोइन दे सकते हैं और गैबापेंटीन दे सकते हैं या लेमोट्राइजिन दे सकते हैं, ये सेकेंड लाइन है सारे ड्रग्स। लेकिन फर्स्ट लाइन कार्बामेज़ेपिन याद रखेंगे। अगर नहीं है ऑप्शन में, इनमें से कोई एक लगा सकते हैं। इसके बाद आगे चलते हैं मिग्रेन। तो मिग्रेन के बारे में याद रखना आप लोग, यूनिलैटरल सीवियर हेडेक फ्रॉम 4 to 72 आवर्स इन ड्यूरेशन होता है ये, ठीक है। रिस्क फैक्टर्स चीज़, ओरल कॉन्सेप्ट, एनजाइटी, अल्कोहल, कैफीन वगैरह, ये सारे रिस्क फैक्टर हैं इसके, ठीक है। इन्वेस्टिगेशन में सिटी ब्रेन प्लेन होता है, ठीक है। इन्वेस्टिगेशन हम जब भी कोई पेशेंट हेडेक के साथ आएगा सिटी ब्रेन प्लेन करेंगे, ये याद रखना। कोई भी हेडेक के साथ है, लेकिन मिग्रेन का पेशेंट जो होगा यूनिलैटरल हेडेक होगा, ठीक है। ये ज़्यादातर ओरल कॉन्सेप्टिव पिल्स वगैरह चीज़ वगैरह एनजाइटी में ज़्यादा होता है, ठीक है। फर्स्ट लाइन हम क्या देंगे, पैरासीटामोल और एनसिड। कोई भी पेशेंट माइग्रेन के साथ फर्स्ट लाइन एनसिड या पैरासीटामोल। अगर एग्जाम में पूछें तो बेस्ट चॉइस या बेस्ट मैनेजमेंट या ड्रग ऑफ चॉइस, फिर सोमाट्रिप्टान लगाना है, ठीक है। लेकिन वैसे देते सेकंड लाइन में है, लेकिन फर्स्ट लाइन में हम सिंपल पैरासीटामोल या एनसिड देंगे अगर वो है ऑप्शन में एक्यूट केस में, ठीक है, तो दे सकते हैं। अगर नहीं है तो ड्रग ऑफ चॉइस अगर पूछें तो फिर सोमाट्रिप्टान। ये 5 हाइड्रोक्सीट्रिप्टामाइन एगोनिस्ट है, ठीक है, 5 हाइड्रोक्सीट्रिप्टामाइन एगोनिस्ट। इसके अलावा प्रोफ्लैक्सिस में क्या देंगे, प्रोप्रानोलोल बीटा ब्लॉकर है, ठीक है। ये भी हर जगह घुसी हुई है, ये भी याद रखना है, ठीक है। प्रोफ्लैक्सिस अपर जीआईटी ब्लीड थी, मैंने कहा था कि प्रोफ्लैक्सिस में प्रोप्रानोलोल। कोई पेशेंट पल्पिटेशंस में है, एंजाइटी में है, फिर भी आप लोग दे सकते हैं पल्पिटेशंस के साथ ये प्रोप्रानोलोल अच्छा कवर है, ठीक है। इंटरॉल के नेम से आती है, 10 mg की गोली होती है, तो ये याद रखना है, ठीक है। माइग्रेन में ड्रग ऑफ चॉइस क्या है, सोमाट्रिप्टान। इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन याद रखना है। इसके बाद आ जाते हैं क्लस्टर हेडेक के ऊपर। तो इसमें ये याद रखना है, क्लस्टर जो हेडेक होगा इसकी लोकेशन याद रखेंगे। माइग्रेन की यूनिलैटरल थी एक साइड, और क्लस्टर हेडेक में ये आप लोगों की एक आंख में पेन होता है, ठीक है। क्लस्टर हेडेक जब भी होगा, क्लस्टर का मतलब है कि आप लोगों को जो ऑर्बिट है उसमें पेन होगा। स्वेयर पेन इन वन साइड ऑफ आई 15 मिनट से लेकर 180 मिनट्स की ड्यूरेशन होती है। इसके 1 to 2 अटैक डेली होते हैं। और इन्वेस्टिगेशन में हम सिटी स्कैन करवाएंगे, सिटी ब्रेन प्लेन। और ट्रीटमेंट में ऑक्सीजन इनहेलेशन, इंजेक्शन, सोमाट्रिप्टान देंगे, ठीक है। ये भी याद रखना है। इसमें एक तो ऑक्सीजन इनहेलेशन और साथ में पेशेंट को इंजेक्शन सोमाट्रिप्टान देंगे या टैबलेट दे सकते हैं, ठीक है। और इसके बाद प्रोफ्लैक्सिस में हम देंगे मेथिसिरगाइड। इसमें इसका जो साइड इफेक्ट होता है रेट्रोपेरिटोनियल फिब्रोसिस, ये एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है। मेथिसिरगाइड का साइड इफेक्ट क्या है, रेट्रोपेरिटोनियल फिब्रोसिस। और इसके अलावा साथ में विरापामिल भी दे सकते हैं, ठीक है। ये आप लोगों का कैल्शियम चैनल ब्लॉकर विरापामिल, ये ओनली आप लोगों के हार्ट के ऊपर ही इफेक्ट करता है, ठीक है। अगर कोई भी एग्जाम में क्वेश्चन है जो कौन सी ऐसी ड्रग है जो सिर्फ इफेक्ट हार्ट के ऊपर इफेक्ट करती है, वो विरापामिल है। पार्किंसन डिजीज देख लें, रेस्टिंग ट्रेमर्स, ब्रेडिकिनेसिया। ब्रेडिकिनेसिया ये होता है कि आप वो जो मूवमेंट करते हैं उसमें डिफ़िकल्टी होती है, डिफ़िकल्टी इन इनिशिएशन ऑफ मूवमेंट। इसमें के अलावा रेजिडिटी होती है, ठीक है। तो इसमें लॉस ऑफ डोपामाइन फ्रॉम सब्सटेंशिया निग्रा, जो सब्सटेंशिया निग्रा होता है वहाँ पर ये पार्किंसन डिजीज़ ही का अटैक होता है, क्योंकि इसमें जो ज़्यादातर ये एसोसिएट करती है ये आप लोगों की ऑटोइम्यून है। तो इसमें सब्सटेंशिया निग्रा डैमेज होगा, तो इसके बाद डोपामाइन लॉस होगा, ठीक है। जब डोपामाइन लॉस होगा तो क्या होगी, एक्टिविटी नहीं होगी, तो पेशेंट को ट्रेमर्स मिलेंगे, और ट्रेमर जो मिलेंगे रेस्टिंग में मिलेंगे, ठीक है। ये याद रखें, रेस्टिंग ट्रेमर्स पार्किंसन डिजीज में। इंटेंशन ट्रेमर्स आते हैं, वो आप लोगों के सेरिबेलम में होते हैं इंटेंशन ट्रेमर्स, ठीक है। इंटेंशन ट्रेमर्स जो हैं वो किस में होते हैं, आप लोगों के सेरिबेलम डैमेज में। साथ में निस्टेगमास आ रहा होता है जब भी सेरिबेलम डैमेज होते हैं। इसके बाद आ जाते हैं इन्वेस्टिगेशन, वो ब्रेन बियोप्सी लेनी है, लेवी बॉडीज़ होंगी, ठीक है। लेवी बॉडीज़ नहीं बोलना, सब कुछ भूल जाना, लेवी बॉडीज़ ना बोलना। और ट्रीटमेंट में ये याद रखना है कि फर्स्ट दिन क्या होता है, कार्बिडोपा और लीवोडोपा। ये एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि पार्किंसन डिजीज़ का ट्रेड क्या है। फिर पूछते हैं इसमें कौन सा स्ट्रक्चर डैमेज हो, सब्सटेंशिया निग्रा, इसमें होता है क्या है, डोपामाइन लॉस होता है। फिर पूछते हैं कि लेवी बॉडीज़ किस में आती हैं। फिर पूछते हैं कि ट्रीटमेंट क्या है, कार्बिडोपा लीवोडोपा, ठीक है। ये सारे एग्जाम के पॉइंट्स हैं। फिर इसके बाद एंटीकोलर्जिक इन पार्किंसन कौन से ड्रग्स दे सकते हैं, प्रोसाइक्लिडाइन, बेंजिक्जोल, जो कि यूरिन रिटेंशन करवाती हैं, ठीक है, ये याद रखना है। इसके बाद अल्जाइमर डिजीज़ में याद रखना है आप लोगों ने प्रोग्रेसिव मेमोरी लॉस एंड अर्ली एज, ठीक है। इसमें मेमोरी लॉस होती है प्रोग्रेसिवली,
हिरानो बॉडीज होती हैं, हिरानो बॉडीज याद रखें, जैसे हमने लेवी बॉडीज पढ़ी हैं पार्किंसन में, यहाँ पे हिरानो बॉडीज होती हैं। ये एसिनोफिलिक प्रोटीनिशियस रॉड्स इन हिप्पोकैम्पस, क्योंकि हिप्पोकैम्पस आप लोगों का मेमोरी को स्टोर करता है। जब उसके अंदर एसिनोफिलिक प्रोटीनिशियस रॉड्स अक्यूमुलेट होंगे, बॉडीज़ बनेगी हिरानो बॉडीज़, तो वो क्या होगी, मेमोरी स्टोर नहीं होगी, ठीक है, एब्नॉर्मल कलेक्शन है, तो इसलिए मेमोरी लॉस होगी, इनिशियल मेमोरी लॉस होगी, पेशेंट की फॉरगेटफुलनेस होगी। तो फीमेल है कि कंप्लेन करेंगे मेरे हस्बैंड को भूलने की बीमारी होगी, चीज़ें भूल जाता है, तो क्या है, अल्जाइमर डिजीज़ है। देन पर्सनैलिटी चेंजेस, एंग्री, और पेशेंट इन पर क्या जाता है, डिप्रेशन में चला जाता है, ठीक है, डिप्रेशन। और ट्रीटमेंट में डनपीजिल याद रखना, कोलाइन स्टीरेज इनहिबिटर है। डनपीजिल एग्जाम में क्वेश्चन आता है, डनपीजिल किस में देते हैं, अल्जाइमर डिजीज में, और इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है, कोलाइन स्टीरेज इनहिबिटर है। फिर आ जाता है मीमोन्टाइन, ठीक है, मीमोन्टाइन जो होती है वो आप लोगों की एंटी ग्लूटामिनर्जिक है, ठीक है, ग्लूटामिनर्जिक ड्रग है, ठीक है, ये भी एग्जाम में क्वेश्चन आता है, ज़्यादातर ये मीमोन्टाइन चल रही होती है, ठीक है। हार्नर सिंड्रोम का याद रखना, ये भी एग्जाम में क्वेश्चन आता है। तो इसमें सिंपैथेटिक जो गैंग्लियन होते हैं वो डैमेज होते हैं, ठीक है, सिंपैथेटिक डीनर्वेशन मतलब कि सिंपैथेटिक जो गैंग्लियन होते हैं वो डैमेज होते हैं इसमें, गैंग्लियन, ठीक है। और इसमें टोसिस एंड हाइड्रोसिस, एंड्रोसिस मतलब लेक ऑफ स्वेटिंग होती है, ठीक है, और इसमें साथ में म्योसिस होता है, ठीक है, जो प्यूपल जो होती है वो कंस्ट्रिक्ट हो जाता है। टोसिस एंड हाइड्रोसिस म्योसिस अगर तीनों आ जाएँ तो क्या है आप लोगों का हार्नर सिंड्रोम। टोसिस प्लस मेड्रियासिस ये थर्ड क्रेनियल पाल्सी है, अगर टोसिस प्लस नॉर्मल प्यूपल वो मेस्थीनियस ग्रेविस है। कल हमने पढ़ा था मेस्थीनियस ग्रेविस में क्या होता है, पोस्ट गैंग्लियनिक स्टेनकुलिन रिसेप्टर के खिलाफ एंटीबॉडीज बनती है, ठीक है। तो उसके ज़्यादातर जो काज होता है थैमोमा होता है, ठीक है, थैमिक हाइपरप्लेजिया हो सकता है। तो इसमें हम फिर उसके मुताबिक हम जब इन्वेस्टिगेशन करते हैं तो उसमें एसिटाइलकोलिन रिसेप्टर एंटीबॉडीज देखें स्पेसिफिक, ठीक है। इसके अलावा वो हम इंट्रोफोनियम टेस्ट भी करते हैं, ठीक है, इंडोरफोनियम। इसके बाद ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एग्ज़ाम में एक MCQ इन पर ज़रूर आएगी, ये आप लोगों का जो पूरा पोर्शन है यहाँ से एक MCQ ज़रूर आएगी। पार्शियल सीजर में ड्रागोचस, कार्बामेजिपाइन, और एब्सेंट सीजर में इथोसोक्सामाइड, जब हमने एनली दिया था तो उसमें ये इथोसोक्सामाइड का पूछा हुआ था। फिर इसके बाद अगर इसके बाद एब्सेंट सीजर है, इथोसोक्सामाइड है, नहीं है जवाब, फिर आप लोग वेलप्रोइक एसिड देंगे, ठीक है। ये भी एक MCQ एनरी हुआ है, तो उसमें पूछा होता है एब्सेंट सीजर में कौन सी ड्रग दे सकते हैं, उसमें इथोसोक्सामाइड का ऑप्शन ही नहीं था, तो फिर आप लोग वेलप्रोइक एसिड लिखेंगे, ठीक है, वेलप्रोइक एसिड, ये याद कर लें। सेकंड लाइन में हम ये देंगे अगर ऑप्शन में मौजूद नहीं है। फिर जनरलाइज सीजर में वेलप्रोइक एसिड, ठीक है, पूरी बॉडी के जो सीजर होते हैं। फिर ड्रग चॉइस सीजन इन प्रेगनेंसी, अगर प्रेगनेंसी में सीजन है तो फिर वेलप्रोइक एसिड या लेमोट्राइजिन, ये एग्जाम में MCQ ज़्यादा आती है, ठीक है, ज़्यादातर लेमोट्राइजिन देते हैं ऑप्शन में, अगर ऑप्शन में लेमोट्राइजिन नहीं है फिर वेलप्रोइक एसिड लगाएंगे। स्टेटस एपिलेप्टिकस वो सीजर जो जिनकी जो ड्यूरेशन होती है वो 5 मिनट से ज़्यादा हो, तो उसमें फिर हम क्या देंगे, डियाज़ेपाम या लोराज़ेपाम। ज़्यादातर जो ड्रग ऑफ चॉइस माना जाता है वो लोराज़ेपाम ही है, ठीक है, स्टेटस एपिलेप्टिकस में। इसके बाद आगे चलते हैं। डार्सल कॉलम, जो डार्सल कॉलम होता है ये आप लोग याद रखना है, डिक्यूसेट एट मीडियोला, रिस्पॉन्सिबल फॉर पॉइंट टच वाइब्रेशन एंड प्रोप्रियोसेप्शन। पॉइंट टच और वाइब्रेशन सेंसेशन को क्या कहता है, ये कंट्रोल कर रहा होता है, ठीक है, ये एग्जाम में क्वेश्चन आता है, कौन सा ऐसा जो ट्रैक्ट है जो कि पॉइंट टच और वाइब्रेशन के लिए ज़रूरी है, वो है डार्सल कॉलम। फिर एक और MCQs आती है, ऐसा कौन सा पाथवे जो पेन और टेम्परेचर सेंसेशन को कंट्रोल करता है, ठीक है, पाथवे, वो आप लोग स्पेनोथैलेमिक ट्रैक्ट, स्पेनोथैलेमिक क्या होता है, डॉक्साइड एंड स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है, कैरिज पेन एंड टेम्परेचर सेंसेशन, ठीक है, ये याद रखना है। ब्राउन स्क्वायर सिंड्रोम ये MCQ एग्जाम में आई है, आती है, इसको नहीं बोलना, ठीक है, इसको मैं आसान तरीके से समझाता हूँ। हेमिसेक्शन ऑफ स्पाइनल कार्ड, जब से हेमिसेक्शन ऑफ स्पाइनल कार्ड का हेमिसेक्शन हो जाता है तो उसमें क्या होगा, इप्सिलेटरल मोटर, ठीक है, एंड वाइब्रेशन लॉस होगी, ठीक है, कॉन्ट्रोलैटरल पेन एंड टेम्परेचर सेंसेशन लॉस होगी। सब कुछ भूल जाना, ये नहीं भूलना, ठीक है। ब्राउन स्क्वायर सिंड्रोम में क्या होगा, जो होता है हेमिसेक्शन हो जाती है, मतलब कि हाफ स्पाइनल कार्ड का हिस्सा जो होता है वो कट हो जाता है, तो इसमें जिस साइड का मसला है उस साइड का तो पहले मोटर और वाइब्रेशन जाएगी, मतलब कि उसकी वाइब्रेशन भी ख़त्म हो जाएगी और मूवमेंट भी, और जो कंट्रोलर दूसरी साइड है उसमें पेन और टेम्परेचर लॉस होगा, ठीक है, आसान लफ्ज़ों में इस तरह याद रखना है आप लोगों ने। इसके बाद बेड टेम्पोरल हेमियोनोपिया, ये कंप्रेशन ऑफ ऑप्टिक कियाज़मा, पिट्यूटरी एडिनोमा, जब भी पिट्यूटरी एडिनोमा होगा तो ये सुपीरियरली जाएगा ना, जो ऊपर सुपीरियरली जाएगा, सुपीरियरली जब जाएगा पिट्यूटरी एडिनोमा, ये ऑप्टिक कियाज़मा को क्या करेगा, कंप्रेस करेगा, तो पेड टेम्पोरल हेमियोनोपिया होगा। अगर ये लेटरल जाता है, ठीक है, लेटरली जाएगा तो कवर्नस साइनस को कंप्रेस करेगा,
अगर ये एंटीरियर आता है फिर ये किस चीज़ को डैमेज करेगा, ऑप्टिक नर्व को, ठीक है, ये याद रखना है। फिर एक दो पॉइंट और हैं, वो एग्ज़ाम में आते हैं ज़्यादातर। एंटीरियर सेरिब्रल आर्टरी, ठीक है, ये भी एग्ज़ाम में आता है। मिडल सेरिब्रल आर्टरी भी एग्ज़ाम में आती है, एमसीक्यू। तो पूरा पूरा केस देंगे, पेशेंट है इमरजेंसी में है, कॉन्ट्रोलैटरल लेग वीकनेस है, उसकी सेंसरी लॉस है, यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस है, ठीक है, कॉन्ट्रोलैटरल लेग वीकनेस के साथ सेंसरी लॉस, वो भी उसी लेग की, ठीक है, फिर यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस है, तो क्या हो सकता है, एंटीरियर सेरिब्रल आर्टरी डैमेज है, ठीक है, ये स्ट्रोक का पेशेंट होता है। अगर कहें कि स्ट्रोक का पेशेंट रिसीव हुआ है, कॉन्ट्रोलैटरल फेस एंड आर्म वीकनेस है उसकी, ठीक है, कॉन्ट्रोलैटरल मतलब को उसका जो स्ट्रोक का है लेफ्ट साइड का है और राइट साइड में उसकी फेस और आर्म की वीकनेस है, सेंसरी लॉस है, और साथ में इफेजिया आ रहा है, ठीक है, साथ में इफेजिया आ रहा है। तो आप लोगों को पता है जो इफेजिया होता है वो किस एरिया से, ब्रोकास एरिया से होता है, क्योंकि मिडल सेरिब्रल ब्रोकास एरिया को सप्लाई कर रही होती है। अगर ये सप्लाई टूट जाएगी तो क्या होगा, इफेजिया हो जाएगा, ठीक है, आवाज़ ही ख़त्म हो जाएगी। तो आप लोगों ने देखा होगा स्ट्रोक जो भी पेशेंट होते हैं इफेजिया होता है उनको, ठीक है, तो ये मिडल सेरिब्रल आर्टरी उनकी उड़ जाती है। यहाँ तक क्लियर हो गया। तो इसके बाद देखिए थायराइड ग्लैंड डिवेलप्स फ्रॉम द फोराम एंड सिकम, ठीक है, ये फोराम एंड सिकम से क्या होता है, डिवेलप होता है। सेल के दो टाइप्स होते हैं थायराइड ग्लैंड के, जो भी होते हैं फॉलिकुलर सेल्स या पैराफोलिकुलर। फॉलिकुलर सेल थायरोक्सिन को प्रोड्यूस करते हैं T3 और T4, ठीक है, और जो पैराफोलिकुलर सेल्स होते हैं कैल्सिटोनिन की सिक्रेशन करवाते हैं। पैराथायरॉयड ग्लैंड जो होते हैं आप लोगों के सुपीरियर पैराथायरॉयड ग्लैंड या इन्फीरियर होते हैं, ये दो चार होते हैं, ठीक है, टोटल पैराथायरॉयड। तो ड्रेड फ्रॉम फोर्थ फ्रेंजल पॉड से डिवेलप होते हैं, सुपीरियर जो इन्फीरियर होते हैं ये थर्ड फ्रेंजल पॉड से डिवेलप होते हैं, ठीक है। सेल टाइप्स कौन से होते हैं, चीफ सेल्स होते हैं, इसमें सिक्रेट पैराथायरॉयड हार्मोन, ये पैराथायरॉयड हार्मोन को सिक्रेट करते हैं। इसके बाद आ जाते हैं हम एड्रेनल ग्लैंड, जोना ग्लोमेरुलोसा होता है या जोना फेसिकुलेटा या जोना रेटिकुलरिस। तो जोना ग्लोमेरुलोसा जो होता है ये मिनरल कोर्टिकोइड को क्या करते हैं, मिनरल कोर्टिकोइड्स, ठीक है, मिनरल कोर्टिकोइड से क्या सिक्रेट होता है, एल्डोस्टेरिन होगा। फिर जोना फेसिकुलेटा जो है ये ये ग्लूकोकोर्टिकोइड होता है, ठीक है, ये ग्लूकोकोर्टिकोइड हो गया। ग्लूकोकोर्टिकोइड्स जो होंगे वो आप लोगों को क्या कोर्टिसोल को रिलीज़ करेंगे, ठीक है, ये जोना फेसिकुलेटर से रिलीज़ होते हैं, ठीक है, ये एग्जाम में क्वेश्चन आता है एड्रेनोस्टेरिन कहाँ से रिलीज़ होता है, ये जोना ग्लोमेरुलोसा से, और जोना फेसिकुलेटर से क्या रिलीज़ होता है, कोर्टिसोल, जोना रेटिकुलर से एंड्रोजन्स आप लोगों के रिलीज़ होते हैं, ठीक है। इसके बाद आ जाते हैं थायराइड कार्सिनोमा के ऊपर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, थायराइड कार्सिनोमा के ऊपर एमसीक्यूज आती है, ये याद रखना है। ये पेपिलरी कार्सिनोमा मोस्ट कॉमन एक्सीडेंट प्रोग्नोसिस, और इसमें ये याद रखना, ये स्प्रेड कैसे होता है, वाया लिम्फेटिक्स, लिम्फ नोड के जरिए ये स्प्रेड होता है। और इसके ऑर्फान एनीआई न्यूक्लियस होता है, स्मॉल बॉडीज होता है, ऑर्फान एनी न्यूक्लियस या स्मॉल बॉडीज होती हैं। फोलिकुलर कार्सिनोमा हेमेटोजेनस स्प्रेड होता है, ठीक है, ये याद रखना है, रिक्वायर रेड एक्टिव आयोडीन, ठीक है, रेड एक्टिव आयोडीन, ये याद रखेंगे। फोलिकुलर कार्सिनोमा हेमेटोजेनस होता है, ब्लड के जरिए ये स्प्रेड होगा, वो लिम्फ नोड के जरिए फैलेगा। अगर एग्जाम में क्वेश्चन मोस्ट कॉमन थायराइड कार्सिनोमा कौन सा, पेपिलरी कार्सिनोमा है, और वो ब्लड के जरिए फैलता है, उसमें स्मॉल बॉडीज़ होती हैं और उर्फान एनीआई होती हैं, ठीक है, ये क्लियर हो गया। और इसके बाद आ जाए नीचे मेडुलरी कार्सिनोमा अराइज फ्रॉम सी सेल्स, ठीक है, ये सी सेल्स पैराफोलिकुलर जो सेल्स होते हैं वहाँ का ये ट्यूमर है। तो एसोसिएट मैन 2A 2B के साथ ये एसोसिएट कर रही है, एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि थायराइड का ऐसा कौन सा कार्सिनोमा है जो मैन 2A 2B के साथ एसोसिएट करता है, वो मेडुलरी कार्सिनोमा है। इसमें होता क्या है, क्योंकि ये सी सेल्स का कैंसर है, सी सेल जो होते हैं वो कैल्सिटोनिन को रिलीज़ करते हैं, कैल्सिटोनिन क्या कर देता है, आप लोग कैल्शियम को इनहिबिट कर देता है, ठीक है। एक और एमसीक्यूज याद रखें, अगर हम सुपीरियर थ्रोइडल आर्टरी को लेगेट कहते हैं तो कौन सी नर्व डैमेज होगी, एक्सटर्नल लेरेंजियल, ठीक है, लेरेंजियल नर्व डैमेज होगी, ठीक है, ये लिख लें, सुपीरियर थ्रोइडल आर्टरी को जब भी लेगेट करेंगे एक्सटर्नल लेरेंजियल नर्व डैमेज होगी। अगर हम इन्फीरियर थ्रोइडल आर्टरी को लेगेट करेंगे, इन्फीरियर थ्रोइडल आर्टरी को लेगेट करेंगे तो कौन सी नर्व जाएगी, रिकरेंट लेरेंजियल नर्व डैमेज होगी, ठीक है, इन्फीरियर थ्रोइडल आर्टरी को लेगेट करने में रिकरेंट लेरेंजियल नर्व जाएगी, तो इसमें हार्शनेस ऑफ वॉइस मिलेगा, ठीक है। अगर आप लोगों की एक्सटर्नल लेरेंजियल नर्व डैमेज होती है तो उसमें क्या फीचर मिलेगा, लॉस ऑफ पिच, ठीक है, लॉस ऑफ स्पीच या लॉस ऑफ पिच ये जाएगा आप लोगों का।
इसके बाद आ जाए नेल्सन सिंड्रोम। नेल्सन सिंड्रोम भी बहुत इंपॉर्टेंट है अपनी जगह। इसमें होता क्या है, रेपिड इन्लार्जमेंट ऑफ पिट्यूटरी एडिनोमा, ठीक है, पिट्यूटरी रेपिड इन्लार्जमेंट आफ्टर बायलैटरल एडिनोलेक्टमी। जब भी बायलैटरल एडिनोलेक्टमी होगी क्या होगा, पिट्यूटरी एडिनोमा बनना शुरू हो जाता है, ठीक है, क्योंकि एसीटीएच की लेवल बढ़ जाती है, पीछे से एसीटीएच आ रहा तो आगे एड्रेनल ग्लैंड होते नहीं है तो वो एक्ट करेगा, तो इसलिए पेशेंट कैसे आएगा, हाइपर पिगमेंटेशन के साथ। रेज एसीटीएच हाइपर पिगमेंटेशन होगा, हिस्ट्री क्या होगी, बायलैटरल एडिनोलेक्टमी हुई है, ठीक है। तो नेल्सन सिंड्रोम है। फिर एमआरआई में लार्ज पिट्यूटरी ट्यूमर देखेंगे। ट्रीटमेंट में क्या करें, सर्जरी ट्रांसफ्यूनरल रिसेक्शन ऑफ ट्यूमर, ये एग्जाम में क्वेश्चन आता है। एक तो ये पूछते हैं बायलैटरल एडिनोलेक्टमी में क्या हो सकता है कि पेशेंट को हाइपर पिगमेंटेशन हो गई है, तो वो नेल्सन सिंड्रोम है। तो ट्रीटमेंट में आप लोगों ने क्या करना है, ट्रांसफ्यूनरल रिसेक्शन ऑफ ट्यूमर करना है। फिर आ जाते हैं कार्सिनोइड। फिर क्या हो सकता है, कार्सिनोइड सिंड्रोम। कार्सिनोइड सिंड्रोम में ये याद रखना, एपिसोडिक फ्लशिंग और वीजिंग होती है। और काज में और प्रोडक्शन ऑफ सेरोटोनिन, न्यूरोएंडोक्राइन ट्यूमर होते हैं मोस्ट कॉमनली इन स्मॉल टेस्टाइन और लंग्स के अंदर होते हैं, ठीक है। मोस्ट कॉमन साइट अपेंडिक्स या स्मॉल टेस्ट, ये एग्जाम में क्वेश्चन ज़्यादातर आता है। अपेंडिक्स वैसे मोस्ट कॉमन है तो नहीं, लेकिन कहते हैं, ठीक है, बुक में हमने कभी नहीं पढ़ा। और ज़्यादातर जो मोस्ट कॉमन साइट है इसकी वो स्मॉल टेस्टाइन है, ठीक है, कोई भी पोर्शन इन्वॉल्व हो सकता है। अगर अपेंडिक्स दिया तो फिर अपेंडिक्स आप लोग लगा सकते हैं। और इसके लिए इन्वेस्टिगेशन 24 आवर यूरिनरी 5 हाइड्रोक्सी इंडोल एसिटिक एसिड, 5HIA क्या होता है, 5 हाइड्रोक्सी इंडोल एसिटिक एसिड, ठीक है। तो ये हम लेवल चेक करेंगे जब भी कार्सिनोइड सिंड्रोम होगा। और ट्रीटमेंट में ऑक्ट्रोट्रेट देंगे, सोमैटोस्टेटिन एनालॉग। ऑक्ट्रोट्रेट क्या है, सोमैटोस्टेटिन एनालॉग है। इसके बाद देखें कुछ और पॉइंट्स हैं। हाइपर पिगमेंटेशन, ठीक है, हाइपोटेंशन विद रेज्ड एसीटीएच। पेशेंट है हाइपर पिगमेंटेशन के साथ हाइपोटेंशन में है और एसीटीएच रेज्ड है, तो वो क्या है, एडिशन डिजीज। इंडोक्राइन की जो भी डिजीज है सब में हाइपरटेंशन एक्सेप्ट एडिशन डिजीज में हाइपोटेंशन होती है। फिर मून फेस बुफलो हम्प ट्रंकलोबैस्टीज, ये कुशिंग सिंड्रोम है। तो कुशिंग सिंड्रोम का काज आप लोगों को पता है, एक्सोजीनस स्टेरॉइड इंटेक होता है, ठीक है। एक्सोजीनस स्टेरॉइड इंटेक से क्या होता है, कुशिंग सिंड्रोम। अगर कुशिंग डिजीज़ का जिक्र कर दें तो फिर क्या होता है, उसमें पिट्यूटरी कार्सिनोमा या एडिनोमा वगैरह हो सकता है, ठीक है, सेम फीचर वही होंगे लेकिन काज डिफरेंट है। कुशिंग डिजीज़ का पिट्यूटरी एडिनोमा कार्सिनोमा, और जो कुशिंग सिंड्रोम है इसका काज जो एक्सोजीनस स्टेरॉइड्स। इसके बाद आ जाता है ग्रेव्स डिजीज़ का फीचर क्या है, एक्सोथैलमस, ठीक है। ग्रेव्स डिजीज़ का फीचर क्या है, एक्सोथैलमस होता है, प्रोट्रूजन ऑफ आईबॉल होता है। और मोस्ट सेंसिटिव टेस्ट फॉर हाइपोथायराइडिज्म या हाइपरथायराइडिज्म, कोई भी पेशेंट आया आप लोगों के पास हाइपोथायराइडिज्म या हाइपरथायराइडिज्म को सबसे पहले इन्वेस्टिगेशन जो फर्स्ट लाइन होनी चाहिए वो TSH लेवल होने चाहिए, ठीक है। और चूस्टिक साइन या ट्रोजिक साइन किस में था, हाइपोकैल्सीमिया पर है। अगर हाइपोकैल्सीमिया तो क्या होगा, टेटनी हो जाएगी। इसके बाद प्रोलैक्टिनोमा क्या होता है, कैबरगुलिन या ब्रोमोक्रैप्टिन से हम इसको ट्रीट करेंगे, ठीक है। प्रोलैक्टिनोमा को हम कैबरगुलिन या ब्रोमोक्रैप्टिन से ट्रीट करेंगे, ये डोपामिन एगोनिस्ट होती हैं ड्रग्स। सेंट्रल डायबिटीज़ इंसिपिडस को हम ट्रीट कैसे, डिस्मोप्रेशन से ये ट्रीट करेंगे, ठीक है। सेंट्रल डायबिटीज इंसिपिडस होता है एक नेफ्रोजेनिक डायबिटीज इंसिपिडस। नेफ्रोजेनिक डायबिटीज इंसिपिडस को हम ट्रीट करेंगे हाइड्रोक्लोरोथायजाइड डाययूरेटिक्स, हाइड्रोक्लोराइड, ठीक है, थायजाइड डाययूरेटिक्स, ठीक है, हाइड्रोक्लोरोथायजाइड डाययूरेटिक्स से ट्रीट करें। अगर वो ऑप्शन में नहीं है, बेंट्रोफ्लूम थायजाइड डाययूरेटिक्स होता है, तो इनमें से कोई एक आप लोग ड्रग्स दे सकते हैं। फिर इसके बाद फियोक्रोमोस्टोमा ट्रीट हेडेक, स्वेटिंग और पल्पिटेशन, ये याद रखेंगे, ठीक है। फियोक्रोमोस्टोमा जब भी होगा, हेडेक होगा, पेशेंट को स्वेटिंग होगी, पल्पिटेशन होगी। और अल्फा ब्लॉकर या बीटा ब्लॉकर देंगे। अल्फा ब्लॉकर में हम फिनोक्सीबेंजामीन फर्स्ट लाइन देंगे। जब भी एग्जाम में क्वेश्चन है फर्स्ट लाइन फियोक्रोमोस्टोमा में क्या आ गया, अल्फा ब्लॉकर, कौन सी ड्रग, फिनोक्सीबेंजामीन। और अगर ये भी कहें कि हम फिनोक्सीबेंजामीन के अलावा और क्या ड्रग्स दे सकते हैं, बीटा ब्लॉकर, वो कौन सी, फिनटोलामाइन, ठीक है। ये भी एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है, फियोक्रोमोस्टोमा को हम कैसे ट्रीट करेंगे, अल्फा और बीटा ब्लॉकर दोनों से। फर्स्ट लाइन हम अल्फा ब्लॉकर, फिर सेकेंड लाइन बीटा ब्लॉकर, दोनों ड्रग्स के नेम याद रखेंगे। इसके बाद थ्रेड स्वेलिंग नोड्यूल की इन्वेस्टिगेशन कैसे, कोई भी आया है पेशेंट आप लोगों के पास इमरजेंसी में, थ्रेड की स्वेलिंग है तो उसकी इन्वेस्टिगेशन कैसे करें, ये एग्जाम में ज़्यादातर कन्फ्यूजन होती है, MCQs भी आती है। तो फर्स्ट लाइन थ्रेड स्वेलिंग कोई भी हो, TSH लेवल चेक करेंगे। कोई पेशेंट आया आप लोगों के पास थ्रेड की स्वेलिंग है, ठीक है, तो TSH लेवल चेक करेंगे। फिर फर्स्ट लाइन इमेजिंग अल्ट्रासाउंड करेंगे। गोल्ड स्टैंडर्ड या मोस्ट स्पेसिफिक फाइन नीडल एस्पिरेशन करेंगे, फिर FNAC, ठीक है।
इसके बाद आ जाते हैं 3 इंपॉर्टेंट जो कि रेस्पिरेटरी सिस्टम के टॉपिक्स हैं। डिस्निया, चेस्ट पेन विद स्टोनी डल परकशन, ठीक है। प्लूरल फ्यूजन जब भी केस आए तो स्टोनी डल परकशन ना बोलना, सब कुछ बोल जाना, स्टोनी डल परकशन ना बोलना। जैसे हैपर रेजोनेंट, वो क्या होता है, किसका फीचर है, न्यूमोथोराक्स का। और इसी तरह स्टोनी डल परकशन है प्लूरल फ्यूजन का है। फ्लूइड एंड प्लूरा ट्रांसडेटिव व एक्सुडेटिव, हमें नहीं पता होता कि जो फ्लूइड प्लूरा में है एक्सुडेटिव या ट्रांसडेटिव है, ठीक है। तो ट्रांसडेटिव ज़्यादातर हार्ट फेलियर की वजह से होता है या नेफ्रोटिक सिंड्रोम लीवर फेलियर की वजह से हो सकता है। जो एक्सुडेटिव या तो इन्फ्लामेशन, इन्फेक्शन, मैलिग्नेंसी की वजह से हो सकता है, हमें नहीं पता होता किस वजह से है। तो इसको रूल आउट करने के लिए लेट्स क्राइटेरिया अप्लाई करते हैं, ठीक है। लेट्स क्राइटेरिया का अप्लाई कैसे करते हैं ये देखते हैं, बस छोड़ो, बस इसका नेम याद रख लें। प्लूरल फ्यूजन में हम कौन सा क्राइटेरिया इस्तेमाल करेंगे, लेट्स क्राइटेरिया, ये याद रखना है, ठीक है। इसके बाद डायग्नोज चेस्ट एक्सरे से और या थ्रोकोस्टेसिस करवाएंगे, ठीक है, ट्रीटमेंट में। तो उसमें जो थ्रोकोस्टेसिस करवाते हैं ये भी एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है, कहाँ करेंगे, 6 to 8 इंटरकोस्टल स्पेस एट मिड और पोस्टीरियर एक्सियल लाइन के ऊपर। फिर सिस्टिक फिब्रोसिस आ जाता है, आर्टसोमर रिसेसिव CFTR जीन की म्यूटेशन होती है, अनएबल टू रेगुलेट क्लोराइड, ठीक है। इसके बाद स्वेट क्लोराइड जो होता है मोर देन 60 आना चाहिए, ठीक है। स्वेट क्लोराइड टेस्ट करवाते हैं, ये एग्जाम में क्वेश्चन आता है। स्वेट क्लोराइड टेस्ट किस लिए होता है, सिस्टिक फिब्रोसिस के लिए। इसमें हम लंग्स और पेनक्रियाज को देखते हैं, ये इफेक्टेड होते हैं, ठीक है। लंग्स के अंदर क्या होगा, सिलरी, वो म्यूकस सिलरी नहीं होता, तो फिर क्या होगी, म्यूकस की प्रोडक्शन जो होगी वो बाहर नहीं निकलेगा म्यूकस। और फिर पनक्रियाज नहीं होगा तो पनक्रियाज की जो सिक्रीशन होती है वो सही से नहीं होगी, ठीक है, सही से। जब पनक्रियाज के इंजाइम ही नहीं आएंगे तो क्या मेल एब्जॉर्प्शन होगी, ठीक है। इसके बाद आप लोगों ने याद रखना है ब्रोंकाइटिस, परमानेंट ब्रोंकाई डायलेशन विद रिकरेंट रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस, क्रोनिक प्रोडक्ट कफ। गोल्ड स्टैंडर्ड क्या HRCT होता है, ट्रीट इन्फेक्शंस और क्लियर एयरवेज। यहाँ तक क्लियर हो गया। एक और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो कि मिक्स होते हैं आपस में और एग्ज़ाम में MCQs आती हैं इनके ऊपर, तो केस थोड़ा सा रीड करें पहले, फिर उसके बाद मुझे डायग्नोज बताएंगे। ए 2-day old मेल न्यू बॉर्न प्रेजेंट विद फेलियर टू पास मेकोनियम, abdominal distension, belly is vomiting, examination abdomen is distended, rectal examination empty rectum, explosive release of stool after withdrawal of the finger. What is the diagnosis? Diagnosis है हिस्ट शेपरोन डिजीज़। इसमें क्या होता है, गैंग्लियन क्या होते हैं, एब्सेंट होते हैं आप लोगों की इंटेस्टाइन GID के अंदर, ठीक है। जब वो गैंग्लियन नहीं होते, मेंटेरिक प्लेक्सिस ही नहीं होता, क्योंकि मेंटेरिक प्लेक्सिस ही आप लोगों का गैंग्लियन के बनते मूवमेंट देता है इंटेस्टाइन को, ठीक है। तो जब प्लेक्सिस ही पूरा उड़ा हुआ है तो हिस्ट स्प्रोंग डिजीज़ होगी, ठीक है। तो मेकोनियमी बेबी पास नहीं करेगा, ठीक है। तो इसको डिग्नोज करने के लिए हम क्या करेंगे, रेक्टल बियोप्सी लेंगे, एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। रेक्टल बियोप्सी लेंगे, पहले तो केस को समझें, उसके बाद उसकी इन्वेस्टिगेशन। A 2-day old newborn present with failure to pass meconium, abdominal distension and belly vomiting. On rectal examination, rectum and not empty and meconium is thick and sticky. ये मतलब है कि पेशेंट है उसने मेकोनियम पास नहीं किया, जब रेक्टल एग्जामिनेशन किया तो वो रेक्टम जो है वो भरी हुई है स्टोर से, ठीक है। और वो क्या है, थिक और स्टिकी है। तो हम क्या डायग्नोज समझेंगे इसका, पहले में एम्प्टी थी रेक्टम, इसमें फुल है, तो इसमें सिस्टिक फिब्रोसिस, ठीक है, क्योंकि मेल एब्जॉर्प्शन हो रही है पेनक्रियाज की वजह से, ठीक है, पेनक्रियाटिक इनसफिशिएंसी हो रही है। तो इसमें जो टेस्ट करवाएंगे सिस्टिक फिब्रोसिस में वो क्या है, स्वेट क्लोराइड टेस्ट, ठीक है। ये दोनों टॉपिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में आते हैं, ठीक है। तो इसको आप लोगों ने अच्छे से याद रखना है। बस आज के लिए इतनी है, अगर कोई न्यू चीज़ है होगी तो वो मैं आप लोगों को ज़रूर शेयर करूँ।